जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन। आज आप सभी के लिए जो बिहार टीचर एग्जाम है उसके लिए हम बिहार स्पेशल में वन एवं वन्यजीव पढ़ेंगे और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है जहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला है आपका अर्ध पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। ये जो है दो आपके पर्णपाती वन है। अर्ध पर्णपाती वन की बात करेंगे, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पर अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिहार में अर्ध पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर जो वन है तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियां भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन की बात करेंगे, ये वो वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। बिहार के वन्यजीव अभयारण्य। बिहार के जो वन्यजीव अभयारण्य है वो टोटल कितने हैं? बिहार में 12 वन्यजीव अभयारण्य है, याद रखेंगे। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभयारण्य है। एक राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता है कौन सा है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसके बारे में पढ़ेंगे तो एक तरफ अभयारण्य दिया है, स्थान और विशेषताएं। पहला है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, यह है आपका पश्चिमी चंपारण में और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। दूसरा है आपका भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य। भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका मुंगेर जिले में स्थित है और 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है ये। अगर आपको पूछता है कि जो भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य है ये जो है किसके लिए फेमस है? ये आपका तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ इत्यादि जो जानवर है उनके लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार, यह आपका गया में स्थित है और ये 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फोर्थ है आपका कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य। कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो ये आपका बेगूसराय में स्थित है और 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल, यहाँ पर कौन से पक्षियों का आश्रय स्थल है? जो कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है और रामसर सूची में जो है इस रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि स्थल है। कांवर झील आपका ये जो है रामसर साइट में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है? याद रखिएगा, वर्तमान में 75 रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन, रामसर दिवस कब मनाया जाता है? या इसी को बोलते हैं आर्द्रभूमि दिवस। ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है आपका कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो ये आपका रोहतास जिले में स्थित है और 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अगर वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे वो है आपका कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। नागी बांध पक्षी विहार। नागी बांध पक्षी विहार ये भी आपका जमुई में स्थित है और 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे छोटा अभयारण्य है ये जमुई का नागी बांध पक्षी विहार। ठीक है, अगला है आपका नंबर नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य। तो नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य है ये भी आपका जमुई में स्थित है और 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका कैमूर वन्यजीव विहार है, याद रखेंगे। और नागी बांध पक्षी विहार सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। अगला है आपका 8 नंबर है पंत वन्यजीव अभयारण्य। पंत वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका नालंदा राजगीर में स्थित है
और 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला है आपका उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो आपको पश्चिमी चंपारण में फैला हुआ है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है और 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट पढ़ेंगे वाल्मीकि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य आपको पश्चिमी चंपारण में स्थित है और 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र इसके अंदर है। ठीक है, अगला है आपका 11 नंबर कुशेश्वर स्थान वन्यजीव अभ्यारण्य। यह आपका दरभंगा में स्थित है और 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ पर साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है कुशेश्वर स्थान, जो पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला है आपका विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपका जो भागलपुर में स्थित है, 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक ये जो है विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। लास्ट है आपको बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। 30 नंबर है बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। यह जो है आपको वैशाली जिले में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपके 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है आपके बिहार में और एक राष्ट्रीय उद्यान है। 12 वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम है आपका अभी बताया था वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान और ये आपको पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बिहार की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप बीपीएससी में भी देखेंगे तो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, टीचर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। चलिए शुरू करते हैं। आपको दिए हुए भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 2021 की रिपोर्ट की इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। अगर आपसे पूछता है 2021 में कौन सी 17वीं रिपोर्ट आई है और 2000 जो अब आने वाली है जो वो 2023 में आएगी, तो मतलब 23 में आना था और वो 18वीं हो गई। ठीक है, तो 2021 के अनुसार पूछेगा, 2017वीं थी, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैटो से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। बिहार में वन आवरण की बात करेंगे तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% 7.84% है। 2019 की तुलना में वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। ये आप याद रखें। बिहार में वन आवरण एवं वृक्षावरण वर्ग क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ। वन आवरण की बात करेंगे तो वन आवरण जो है 7,381 वर्ग किलोमीटर है और ये इसका जो प्रतिशत है 7.84 वर्ग प्रतिशत है। ठीक है, तो 75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसकी वृद्धि हुई है। वृक्षावरण की बात करेंगे 2,341 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है, इसका 248 प्रतिशत पर फैला है और ये 338 वर्ग किलोमीटर में इसकी वृद्धि हुई है। कुल जो है 9,722 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, टोटल 10.32% है और 413 वर्ग किलोमीटर की फिर से वृद्धि दर्ज की गई। जिलों में वन आवरण की बात करेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक और सबसे कम दिया हुआ है। सबसे अधिक कौन से है? कैमूर पहले नंबर पर आता है आपको, जहाँ पे 1,051.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन आवरण है। पश्चिमी चंपारण की बात करेंगे, पश्चिमी चंपारण आपका सेकंड नंबर पर आता है, दूसरा सबसे अधिक जो है वन आवरण वाला क्षेत्र है और ये पश्चिमी चंपारण 903.34 वर्ग किलोमीटर है। फिर बात करेंगे रोहतास में आपको 699.91 वर्ग किलोमीटर तक मतलब इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है और ये तीसरे नंबर पर आता है रोहतास। तो सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम में शेखपुरा भी जो है 1.19 वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्रफल पर वन आवरण स्थित है, ये आपका सबसे कम है। फिर इससे थोड़ा सा ऊपर है अरवल जो है 4.14 वर्ग किलोमीटर पर है और जहानाबाद 443 वर्ग किलोमीटर पर है, क्षेत्रफल में फैला हुआ है जहानाबाद। ये जो है सबसे कम, 3 सबसे कम वन आवरण वाले क्षेत्रफल के अनुसार थे और कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास ये जो है सबसे अधिक थे क्षेत्रफल के अनुसार जिलों में वन आवरण।
अब हम पढ़ेंगे जिलों में वन आवरण प्रतिशत के आधार पर कि क्या प्रतिशत रहा है। सबसे अधिक एक बार पहले पढ़ेंगे, फिर सबसे कम पढ़ेंगे। सबसे अधिक में आपको पता है कैमूर। कैमूर सबसे अधिक है, यहाँ पर 31.56% है। फिर आपका जमुई, जमुई में है 21.34% है। यहाँ पे प्रतिशत के आधार पर पूछा जा रहा है। और नवादा, नवादा में आपका 20.72% है। तीसरे नंबर पे आता है, कैमूर पहले पे ही है, जमुई दूसरे पे है। सबसे कम जो प्रतिशत के आधार पर होते हैं जिलों में वन आवरण, उसकी बात करेंगे। सबसे कम, तो सबसे कम में है आपका है पहले शेखपुरा। शेखपुरा की बात करेंगे तो ये जो है 0.17% है। फिर आपका बक्सर, बक्सर आपका 0.35% है। और सीवान, सीवान जो है 0.35% है। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि वन आवरण में हो, वन आवरण में चाहे क्षेत्रफल के आधार पर हो या प्रतिशत के आधार पर, दोनों में सबसे कम और सबसे ज्यादा सेम है। दोनों, सबसे ज्यादा कैमूर और सबसे कम शेखपुरा, दोनों में सेम है। अब पढ़ेंगे 2019 की तुलना में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि और नुकसान वाले जिले। वन आवरण में वृद्धि, वन आवरण में वृद्धि हुई है बांका, सबसे अधिक हुई है 16.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसमें वृद्धि हुई है। जमुई में 13.22 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। और गया, गया में 12.34 वर्ग किलोमीटर में इसमें वृद्धि हुई है। जबकि वन आवरण को नुकसान कहाँ पर हुआ है? वन आवरण को नुकसान कैमूर में हुआ 4.83 वर्ग किलोमीटर में, इसमें नुकसान हुआ है। सुपौल की बात करें 446 वर्ग किलोमीटर में, इसके क्षेत्रफल में कमी हुई है। और रोहतास की बात करेंगे, रोहतास में 2.32 वर्ग किलोमीटर में कमी हुई है। इसमें माइनस में आंकड़े दिए हुए, इसका मतलब समझ में आता है ये इससे कमी हुई है। अगला है आपका, इसके बाद अन्य बिंदु पढ़ेंगे तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र 928.80 वर्ग किलोमीटर का 85.71% है। बिहार में वृक्षारोहण की बात करेंगे तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 23 से 41 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर वृक्षारोहण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है आपको 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र, वन का प्रकार, और 2021 में इनके प्रतिशत क्षेत्र कितना था। अति सघन वन 70%, अधिक शिखर सघनतन ये जो है 4.5% अर्थात 333 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। मध्यम सघन वन किसे कहेंगे तो 40% से 70% शिखर सघनता की बात होती है। यहाँ पे 44.5% है 2021 में, और ये 3286 वर्ग किलोमीटर था। खुले वन की बात करेंगे तो खुले वन कौन कौन से होते हैं? 10 से जो 40% तक होते हैं उन्हें हम खुले वन अर्थात शिखर सघनता कहते हैं। ये जो है 51% होता है और 3762 वर्ग किलोमीटर इसमें जो है प्रतिशत क्षेत्र है। अगला है बिहार में वन आवरण में शीर्ष जिले। वन आवरण में शीर्ष जिले, ये जो देखिए ना, आपको ये सब कोई नहीं पढ़ाएगा, तो कोई इसको जो है स्किप कर देता है और क्वेश्चन यहीं से कई बार पूछ लेता है कि कहाँ पर प्रतिशत वृद्धि है, कहाँ पर प्रतिशत कमी है, उसके बारे में भी सब लोग यहाँ से पूछते हैं। इसलिए एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है यहाँ से, इसलिए आप कंटिन्यू जरूर करेंगे। बहुत घने वन की बात करेंगे तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और 294.34 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। फिर हम बात करेंगे मध्यम रूप से घने वन, तो ये पश्चिमी चंपारण में है, 548.47 वर्ग किलोमीटर में है। खुले वन, खुले वन आपके कैमूर में देखने को मिलेंगे और ये 538.73 वर्ग किलोमीटर पर फैले हैं। अगला 2019 से 21 वन आवरण की तुलना हम करेंगे, वन क्षेत्रफल और 2019 में क्षेत्रफल 2021 में। बहुत घने वन जो है, बहुत घने वन जो थे 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर पर थे और क्षेत्रफल 2019 में भी क्षेत्रफल में जो है 333 वर्ग किलोमीटर थे और 2021 में भी 333 वर्ग किलोमीटर सेम था। ठीक है। फिर मध्यम रूप से घने वन 3250 वर्ग किलोमीटर था और फिर यहाँ पे बढ़ करके 3286 वर्ग किलोमीटर हो गया। फिर खुले वन की बात करेंगे 3693 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पे बढ़ करके 3362 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया था। तो टोटल जो है 7306 वर्ग किलोमीटर हुआ 2019 में और 2021 में 7381 वर्ग किलोमीटर। 10% अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है, ये आप याद रखेंगे।
अगला हम पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान ये कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है और 153 एकड़ में फैला हुआ है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। आपसे पूछता है कि एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? वो है आपका संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना में स्थित है, 153 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट आपका जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। अगला है बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? 31 है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ओवरऑल बाघ पूछा गया था इस बार के जो बिहार बीपीएससी बीपीएससी जो टीआरई 2 होता है, टीआरई 2 हुआ था, उसमें ओवरऑल भारत के बाघों की बात की गई थी कि भारत में टोटल कितने बाघ हैं। हो सकता है अगर आपसे इस बार पूछता है कि बाघों की संख्या कितनी है तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 31 बाघों की संख्या याद रखेंगे। पूरे देश का पूछ चुका है, हो सकता है इस पर बिहार स्टेट का पूछ ले, इसलिए याद रखेंगे। बिहार में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट इन बिहार हम पढ़ेंगे। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात, लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित है। बाढ़ की बात करेंगे, बिहार में 38 जिले में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित है। तो बिहार एक बोल सकते हैं कि बिहार जो है बाढ़ से पीड़ित राज्य है। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव जो है उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है, जो कि बहुत अधिक है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 15 जिले कौन कौन से हैं? ये है आपका पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और कटिहार। ये जो है अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जिले हैं आपके 13 हैं। पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा। ये जो है कम बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर बाढ़ आने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो वो है आपको बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना। जब यहाँ पे वर्षा ऋतु आती है बहुत अधिक वर्षा होती है, पहला कारण है। और दूसरा कारण है उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना। यहाँ पे जो है वाटर सेवर सिस्टम है वो जो बहुत अच्छा नहीं है, जल प्रबंधन अच्छा नहीं है, इसलिए जो यहाँ पर तुरंत बाढ़ की संभावना हो जाती है और तुरंत बाढ़ आ जाती है। तटबंधों का टूटना अर्थात जो बांध है वहां के वो टूट जाते हैं। तो जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार, और जो है जल संग्रहण क्षेत्र में मानव जो है इसके लिए कोई कदम तो किसी के द्वारा उठाए नहीं गए, इसलिए भी इसका जो है बाढ़ आने में ज्यादा मतलब बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती है। अगला है आपका सूखा ड्रॉट। मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर और मुंगेर। ये जो है सूखे से प्रभावित होते हैं। और सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग, नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। अब पढ़ेंगे भूकंप। भूकंप की बात करेंगे। बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन 5, 6, 4 और 3 में विभाजित किया गया है। जोन 5 की बात करेंगे तो जोन 5 अत्यधिक प्रबलता है, जोन 4 मध्यम और जोन 3 निम्न प्रबलता है। तो हम पढ़ेंगे जोन 5 में कौन कौन से जिले आते हैं। ये है आपके किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी।
ये जो जिले हैं ये आपके जो है अत्यधिक प्रबलता वाले क्षेत्र हैं। जोन 4 की बात करेंगे तो मध्यम प्रबलता भूकंप, जो भूकंप की मध्यम प्रबलता है वो आपका जोन 4 में है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, सारण है, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर, ये जो है मध्यम प्रबलता भूकंप जोन में आते हैं। जोन 3 की बात करेंगे, इसमें निम्न प्रबलता वाले क्षेत्र, निम्न प्रबलता होता है जैसे गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर, यहाँ पर निम्न प्रबलता स्थापित होती है, उनको निम्न प्रबलता में विभाजित किया गया है। अब हम बात करेंगे चक्रवात। चक्रवात की बात करेंगे तो बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले जैसे किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति भी होती है। सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार, ये लास्ट टॉपिक है। सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार। जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और दोस्तों आज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा करवाई जा रही है जो श्रृंखला है सबको इसका लाभ मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।